अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अच्छा, आज हमारा जो है फर्स्ट टेस्ट सेशन है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ये बुक के हैं। मतलब ये जो एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं सामने बुक को रख के बनाए गए हैं, सारी वर्डिंग बुक की ही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैंने इसमें बुक के भी एमसीक्यूज़ मर्ज करे हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बोथ आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट्स हैं बट इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से लिंक ज़रूर है इनका, लेकिन डिफरेंट है। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटिंग है वो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? शाबाश, जल्दी बताएं टाइप करके। एसन ए, यस ए, ओनली वन। ठीक है। अब्दुल्ला की क्वेरी है जी। अब्दुल्ला बोले, क्या क्वेरी है आपकी? हैंड रेस किया हुआ आपने? नहीं, क्वेरी नहीं थी, आंसर करना चाह रहा था मुझे। नहीं, क्वेरी नहीं थी, बच्चे कह आंसर रहे हैं करना ओनली चाह वन रहा इज था, मुझे आइडिया करेक्ट। नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वन इज करेक्ट कैसे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट तो हैं बट इंटरकनेक्टेड है। और अकाउंटिंग का जो काम है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है हमारी बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करती है हमारी, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, देन इसके बाद आ गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोबारा, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद ओनली रिकॉर्डिंग, कि बुक कीपिंग जो है कंसर्न करती है सिर्फ रिकॉर्डिंग को, या बुक कीपिंग इज कंसर्न विद ओनली रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि बुक कीपिंग रिकॉर्ड करती है सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। आंसर एमसीक्यू नंबर 2, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, बाकी जल्दी जल्दी आंसर्स हैं, टाइप करें। 4, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, डी। अरीबा अमीन, आप भी आंसर दें। ओनली 2 इज करेक्ट, क्योंकि जो बुक कीपिंग है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, ना कि सिर्फ रिकॉर्डिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा अप्रोप्रिएट ज़्यादा है। ठीक है तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे इसने फाइनेंशियल की बात कर दी, तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये सिर्फ स्पेसिफिक हो गई। पहले वाली में डाउट था कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन सेकंड में पढ़ के स्पेसिफिक ये होगी कि अब यही है, अब वन नहीं है, नहीं हो सकती। तो तीसरा आएगा, विच वन इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग। बिजनेस के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बिजनेस है, उसके अंदर जो है वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन चार में, इन तीन में से। बुक कीपिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, या बोथ ए एंड सी। अब्दुल्ला कह रहे हैं डी, लाइबा भी डी। तो इसका बोथ ए एंड सी, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट्स हमारे दो होते हैं, एक बुक कीपिंग और एक अकाउंटिंग। ठीक है, विच इज़ द अकाउंटिंग वट इज़ द अकाउंटिंग रिप्रेजेंट। अकाउंटिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? अकाउंटिंग इज अ बॉर्डर टर्म, बिल्कुल। समराइजिंग, अकाउंटिंग जो है वो समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग करती है दिस ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए, बोथ आर करेक्ट। लाइबा ए, एहसन ए, तो इसका बोथ आर करेक्ट होगा, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ बॉर्डर टर्म, पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है, एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग का काम क्या है? समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग दिस ट्रांजेक्शन, जो विच रिलेट्स आवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो लिंक करती हूँ। फिर आइए, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज अ बॉर्डर टर्म, तो बात वही पुरानी जो पिछले वाला है वही दोबारा रिपीट हुआ है, बोथ आर करेक्ट। What is an economic event involving a business entity and other parties?
जब इकोनॉमिक इवेंट होती है तो उसमें एंटिटी और अदर पार्टीज होती है, तो उसको क्या नाम देते हैं? ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ द अबव? अब्दुल्ला बी कह रहे हैं, लाइबाई बी कह रही हैं, बाकी अरीबा अमीन एहसन भी बी कह रहे हैं, लाइबा अमान और उनजिला आमिर सॉरी, बी इज करेक्ट। बिजनेस ट्रांजैक्शन, अच्छा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों होती है? ये पेज नंबर 1 पे ही लिखा हुआ है ये भी, कि एक मिनट दिएगा मुझे जी। तो हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन ये इस तरह से है, क्योंकि जब भी बिजनेस जो है वो सप्लायर से परचेजेस करेगी या कस्टमर को सेल करेगी, ठीक है, तो वहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व होंगी, एक तो बिजनेस खुद होगा, दूसरा है तो कस्टमर होगा, या तो सप्लायर होगा। तो उस पर इकोनॉमिक इवेंट होगी, किस लिहाज से होगी कि या तो वो सेल करेगा या तो परचेज करेगा तो उसकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, या सेल करेगा तब भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी। फिर कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड एज, बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करो कि कैपिटल एंड रेवेन्यू होती है, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ ए एंड सी। एहसन कह रहे हैं डी, अब्दुल्ला भी डी कह रहे हैं, लाइबा भी डी। अच्छा, अब डी क्यों होगा? क्योंकि देखिए कैपिटल एंड रेवेन्यू और रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों को मैंने सिर्फ पहले मैंने कैपिटल लिखा, फिर रेवेन्यू, फिर सेकंड थर्ड ऑप्शन में मैंने क्या लिखा, फिर पहले रेवेन्यू फिर कैपिटल। तो बात है कि तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड होती है किससे, कि वो या तो रेवेन्यू होगी और कैपिटल होगी, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस और कैपिटल ट्रांजैक्शंस आप लोगों को कंफर्म है कि किनको कहते हैं? काइंडली मुझे बता दें। यस सर, एहसन कह रहे हैं यस सर, लाइबा अवान, उनजिला आमिर जी सर। वैसे नॉर्मली बात याद रखिएगा कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो हैं वो इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर होती हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शन मोर देन 1 ईयर होती हैं, सिंपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, to provide necessary information to its stakeholders, to provide complete information to its, यहाँ पे टू आएगा, to its stakeholders। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर होगा? अब्दुल्ला कह रहे हैं डी, ऑल ऑफ द अबव। एहसन भी डी कह रहे हैं, लाइबा भी डी कह रहे हैं। अरे डी कैसे कह रहे हैं? यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया, टू, सॉरी ये गलती से मेरा पी आ गया था, ये तो टू है, कि प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू इट्स स्टेक होल्डर्स को कभी भी हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो ये वाली तो कभी भी नहीं हो सकती। पहली है कि हम उसमें क्या करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी कंपनी की और फाइनेंशियल पोजीशन होगी, ठीक है। देन हम सेकंड में बोलते हैं कि भाई हम प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, किसको, टू स्टेक होल्डर्स, जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो मेरे पास ए और बी आंसर होगा, नॉट सी। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, एमसीक्यूज देख के पढ़ें। विच इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग? अब डिफरेंट पूछ रहा है, अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का डिफरेंट क्या है, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंशिएट बताना है अब हमने। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग only financial transaction and accounting is the process of recording, classifying and summarizing. Bookkeeping records all financial transaction and accounting is the process of only summarizing। जी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, ऐसा नज़र आ रही है आपको स्क्रीन? बाकी बच्चों को स्क्रीन नज़र आ रही है? दानियल हुसैन अपने कैमरा बंद करें। माइक और कैमरा दोनों सब बंद रखें। यस नज़र आ रही है।
लाइव ऐप नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं, अब आई? दानियाल हुसैन अपना कैमरा बंद करें। बस सही। इसका आंसर बताएं कि अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का क्या डिफरेंस है। दोनों को ध्यान से पढ़ें, बस मैंने एक लफ्ज चेंज करा और पूरी मीनिंग चेंज हो गई है। एहसन कह रहे हैं बी ऑप्शन, अब्दुल्ला भी कह रहे हैं बी ऑप्शन, मतलब ओनली वन इज करेक्ट। बाकी लाइबा कह रही है ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट कैसे? क्योंकि बुक कीपिंग जो है वो हमारे पास क्या काम करती है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, और अकाउंटिंग हमारे पास रिकॉर्डिंग करती है क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ समराइजिंग नहीं करता, इस वजह से ये गलत है। फिर आगे बिजनेस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज सिंगल एक्सपेक्ट्स, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डुअल एक्सपेक्ट्स। तो ये बात याद रखना कि जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी उसमें डुअल एक्सपेक्ट्स होगा, ठीक है, मतलब ओनली टू इज करेक्ट। अब कैसे होगा ये मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो आप क्या करते हो, परचेजेस को डेबिट करते हो, और अगर कैश पे खरीदते हो या पेबल पे होता है या उधार पे होता है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपने क्या करी है, ये डुअल एक्सपेक्ट्स आया। आपने परचेजेस करी हैं, सिर्फ काम एक करा है, लेकिन एक्सपेक्ट दो हैं कि डुअल ट्रांजेक्शन होती हैं। कभी भी सिंगल एक्सपेक्ट नहीं आएगा ना, कभी भी सिंगल ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। डुअल एक्सपेक्ट के लिए ही होगा हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर आता है द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेगुलेटेड बाय, कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो किसके रेगुलेटेड बाय होते हैं, मतलब किसने इस चीज़ की इजाज़त दी है या इजाद किया है, ये कह लो आप। एहसन कह रहे हैं ए, जी ए, लेजेंसी अब्दुल कुद्दूस कह रहे हैं डी। बाकी लाइबा कह रही है डी, ठीक है। तो यहाँ पे डी हमारे पास कैसे होगा, ऑल ऑफ द अबव। पेज के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि इन तीनों की ही रजामंदी है, इन तीनों ने रेगुलेट किया है कि भाई हमें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है ताकि हमें कंपनी की पोजीशन पता चले। Which statements are correct? Financial statements are the concise report based on financial transaction. Business and owners both are different in the eyes of law. ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने कि ये बिजनेस और ऑनर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक जो है, ये फॉर एग्जांपल समझ लें आप, बिजनेस है किसी का, ठीक है, ये मैं सिंपल ऐसी BUSI ले, ठीक है, ये बिजनेस है और ये इसको चलाने वाला है, ठीक है। तो आप नॉर्मल भी देखेंगे कि एक इंसान बिल्डिंग के जैसा दिखने में नहीं है, ठीक है, ना बिल्डिंग इंसान की तरह दिखने में है। तो ये दोनों जब दिखने में अलग हैं तो इनकी नेचर भी अलग है, ठीक है। जी, इसका आंसर बताएं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द कंसाइज रिपोर्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ए, बोथ आर करेक्ट। बाकी लाइबा बोथ आर करेक्ट एरिया, ठीक है। और बाकी निमरा, मोहम्मद अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला। तो देन हमारे पास क्या हो गया, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंसाइज रिपोर्ट होती है। क्योंकि अब जो है फॉर एग्जांपल बिजनेस ने कितना सारा काम किया होगा पूरे ईयर में, अब वो सारी एक एक करके लिखें कि भाई हमने ये काम किया, तो ये बहुत ज़्यादा ही कोई समझ लो
खिचड़ी पक जाएगी, कोई पकड़ पड़ेगा भी नहीं, और वो सामने आएगा वो बोलेगा इतनी मोटी इसकी सिर्फ यही है, वो हटा देगा, बोलेगा भाई छोड़ दो। तो वो लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों बता देते हैं कि जो भी आप हमारे में इंटरेस्टेड है वो आए और हमारे बिजनेस में पैसा लगाए या हमारे साथ काम करे। ठीक है, क्लियर है। फिर आ गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, एक हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट होता है और एक कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। ठीक है, ये दो तरह की हमारे पास अकाउंटिंग होती है, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कह रहा है अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ कम्युनिकेशन of economic information to management for planning, controlling and decision making, classified as। आंसर आंसर जल्दी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या बोथ। अब्दुल्ला कह रहे हैं बी, कॉस्ट अकाउंटिंग। बाकी एहसन भी बी कह रहे हैं, लैबा भी कह रही है, जो बिल्कुल ये बी ही है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सारी प्लानिंग और कंट्रोलिंग और डिसीजन हम जो है वो क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, और इसमें हमें अपनी कम्युनिकेशंस और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सारी मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कम से कम कॉस्ट पे चीज़ बनाने की कोशिश करनी होती है। अकाउंटिंग साइकिल विच इज़ करेक्ट, अकाउंटिंग की साइकिल आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, देन लेजर्स में पुट करते हैं, फिर हमारे पास आ गया बुक कीपिंग। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया ट्रायल बैलेंस, देन आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ये करते हैं, यहाँ पहले ट्रांजैक्शंस करते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री की। ठीक है, देन फिर हम लेजर्स को बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जी, इसका आंसर क्या होगा, अब्दुल्ला कह रहे हैं डी, ओनली टू इज़ करेक्ट। एहसन डी कह रहे हैं। लाइबा साइको 44 444 सॉरी, अब्दुल्ला डी, ओनली वन इज करेक्ट। नहीं 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 लाइबा देखो, ओनली टू इज करेक्ट है। देखो बता रहा हूँ कैसे, हम जो है पहले ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, फिर हम लेजर्स पे जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम बुक कीपिंग पे कहाँ आते हैं, यहाँ पे देखो ये कॉमा लगाना है भूल गया, तो ये ऐसा नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी हम पहले ट्रांजेक्शन लेते हैं किसकी, बुक ऑफ प्राइम एंट्री की। ठीक है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री की ट्रांजेक्शन ली, उसके बाद फिर हम उसकी लेजर्स बनाते हैं, फिर इस लेजर्स का हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद जाके हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्या गया, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एनी ट्रांजेक्शन हैज मॉनेटरी इम्पैक्ट। मॉनेटरी इम्पैक्ट का मतलब पता है कि जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व हो जाए या जहाँ पे भी मॉनेटरी का लफ्ज़ आ जाए, समझ लो यहाँ पे पैसे की बात 110% है। मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, इट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन, अच्छा यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये ट्रांस लिखा हुआ है, डेट हैज़ मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस अकाउंट, इट्स ट्रांजेक्शन, कि जो भी जो है बिजनेस के अकाउंट में मॉनेटरी इम्पैक्ट लाएगी, क्या वो हमारी बिजनेस क्या नाम है सॉरी, क्या वो हमारी मॉनेटरी इम्पैक्ट होगा, या वो ट्रांजैक्शन जो कि हमारे मॉनेटरी इम्पैक्ट लाए बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, या वो हमारी मॉनेटरी इम्पैक्ट होगी। आंसर सर ये सेम टेस्ट है जो आपने लास्ट टाइम लिया था जी, ये ज़रा कुछ बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट नहीं लिया था तो उनकी वजह से करा है, तो ये जल्दी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा थे भी नहीं, आई थिंक 25 थे, तो ये दोबारा कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रिवीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी बस इसके साथ साथ ही होगा, इसके साथ साथ ही होगा सर। टोटल 35 थे, अच्छा 35 थे, हाँ बस 35 थे, तो देन उसके बाद फिर मैंने 25 और करवाए मैं। ठीक है, जही मैंने 2 घंटे की क्लास रखी थी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, सब कह रहे हैं बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट।
एहसन और लाइबा बहुत करेक्ट कह रहे हैं। बाकी मोहम्मद अब्दुल्ला और अब्दुल कुद्दूस, बाकी बच्चे भी जवाब दें। ए बोथ आर करेक्ट, ठीक। क्लासिफाइड एज एन बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करो। ऑनर्स पे द रेंट ऑफ हिज ओन होम, ठीक है। ऑनर ने अपने घर का बिल पे किया, उससे हमें कोई गर्ज ही नहीं है। ऑनर्स डिपॉजिटेड अ कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, हाँ बिल्कुल, इससे मुझे गर्ज है कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आया है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो बिजनेस हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, ये मेरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। ऑनर पे द बिजनेस रेंट, बिल्कुल बिल्कुल, ऑनर पे कर रहा है बिजनेस का रेंट, तो ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। ऑनर्स बाय अ न्यू कार फ्रॉम हिज फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, सिर्फ ये स्टार्ट के दो, सॉरी सेकंड लास्ट और सेकंड। देन आ गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हेन ऑनर पे हिज यूटिलिटी बिल ऑफ फॉर हिज हाउस इट नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है अगर ऑनर जो है अपने घर का बिल भरे। व्हेन ऑनर इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस इट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कि जब बिजनेस और जब ऑनर जो है वो इन्वेस्ट करे बिजनेस में कैश, वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये सही है। या ऑनर जब अपने घर का बिल भरे वो हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, कौन सा करेक्ट है। ओनली टू कह रहे हैं, अरीबा जैदी कह रही है डी, ओनली टू इज़ करेक्ट, ओनली टू। ए कह रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, बहुत ज़बरदस्त, ए ही आंसर है हमारे पास। देखें कि जब ऑनर जो है अपने घर का बिल भरता है, ये नॉट नहीं, और नॉट नहीं दिखा आप लोगों को कि ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो भाई ये बात तो हकीकत है ना कि ऑनर अगर अपने घर का बिल भरे, अपने बच्चे की फ़ीस भरे, अपने दीगर अखराजात करे, वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो ये बात तो करेक्ट है। तो ये बात भी तो देखें ना, एक चीज़ बिल्कुल देखें, नोट नहीं दिखा था, बिल्कुल ये चीज़ नोट करनी है, वरना आई क्या बिल्कुल भी नहीं आसरा करता फिल करने में। अरीबा जैदी कंफर्म हुआ। बोथ आर करेक्ट हैं। फिर आ गया विच टू ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस की ये जो है दो ट्रांजेक्शन बताओ। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, डिक्रीजिंग प्रोविजन, ऑनर्स बाय अ गोल्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ऑनर्स कार। देखो ऑनर जो जहाँ भी आया इसके पर्सनल कार का है, वो हमारा मसला नहीं। ऑनर ने गोल्ड बाय किया, अब कुछ भी किया, वो हमारा मसला नहीं। लेकिन हाँ, जब डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट की हो रही है, तो ये तो मेरे लिए है ना। अब मैं बोला यार ये मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। देन फिर आ गया डिक्रीजिंग इन प्रोविजन। प्रोविजन है कि डिक्रीजिंग क्या ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने एस्टिमेटेड लॉस लगाया था मैंने अपना कि यार मेरा जो है 10% डूब जाएगा, लेकिन नहीं डूबा। फॉर एग्जांपल 3% डूबा, तो मेरा प्रोविजन 10% है 30%, सॉरी 30% से 10% आ गया फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हुआ, मेरा डिक्रीजिंग प्रोविजन हुआ, तो ये मेरा रिकॉर्ड किया जाएगा। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन इज एन इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन। जब हम भी लोन लेते हैं तो उसकी रीपेमेंट करते तो क्या ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। और दूसरा कहता है विड्रॉ कैश बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस इन एंड कंपनी ट्रांजेक्शन, क्या ये कंपनी की ट्रांजेक्शन है या बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। जी बोथ आर करेक्ट कह रहे हैं अब्दुल्ला, बाकी लाइबा, अरीबा, कुद्दूस भी बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल। कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं उसकी रीपेमेंट करते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। और जब ऑनर जो है कैश हो या कोई भी इन्वेंट्री लेके जाए, वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, a receipt provide long term nature are classified as revenue receipts,
A receipt provide short term nature are known as capital receipt. जी जल्दी जल्दी आंसर बताएं इसका. इजी है, बहुत इजी है. डी ओनली टू इज करेक्ट. कुद्दूस कुद्दूस करिए ओनली डी इज करेक्ट. लाइबा करिए इनकरेक्ट. और बाकी अब्दुल्ला भी कह रहे हैं बी बोथ आर इनकरेक्ट. वेरी गुड. देखें बोथ आर इनकरेक्ट. ऐसे कुद्दूस कुद्दूस आप ये देखें जो भी हमें लॉन्ग टर्म की नेचर की जो भी ट्रांजेक्शन होगी ना वो हमारी होती कैपिटल रिसिप्ट होती है ये हमारी. ठीक है. और जो भी शॉर्ट टर्म होगी ना, शॉर्ट टर्म, ये देखें ये शॉर्ट टर्म जो भी होगी ये हमारी होगी रेवेन्यू. तो मैंने क्या किया, सिर्फ जहाँ पे कैपिटल आना था, एक्चुअल में जाना था, वहाँ मैंने रेवेन्यू लिख दिया. और जहाँ पे एक्चुअल में रेवेन्यू आना था मैंने कैपिटल लिख दिया कि सिर्फ थोड़े से दो वर्ड ऊपर नीचे करें और पूरी स्टेटमेंट गलत हो गई. ठीक है. तो इसका खास ख्याल रखना. Which statement is incorrect? Which statement is incorrect? A businessman purchased a vehicle for his private use by cash in is it's not a business transaction. ठीक है. फिर आ गया proprietor withdraw cash from business and deposit in the business bank account is not a business transaction. इन दोनों में से incorrect कौन सी है? और sole trader is a वन ऑनर ऑफ द बिजनेस और शॉप. कि सोल ट्रेडर जो है वो अकेला वाहिद ही बिजनेस का ऑनर भी होता है या फिर वो शॉप का अपने ऑनर होता है. इसका आंसर क्या होगा? ए बोथ आर करेक्ट. फिर अभी स्टेटमेंट आर करेक्ट. देयर आर नो ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर्स. ये बात तो हकीकत है कि इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं. ठीक है. कौन नहीं बना सकता? किन के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है? पार्टनरशिप पे और सोल ट्रेडर्स पे. क्या देर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इट्स शेयर होल्डर्स. तो ये शेयर होल्डर्स जो है वो क्या नाम है बोलते हैं, या ये लॉ के लिहाज से जो है वो डायरेक्टर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है शेयर होल्डर्स के लिए. ठीक है. तो ये बोथ आर करेक्ट है. पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन कंपनी में जो है वो डायरेक्टर को लाजमी बनानी होती है. अच्छा, यहाँ पे समटाइम एग्जामिनर आपको दे देगा कि यहाँ पे बताओ कि कौन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है. तो वो वहाँ पे मैनेजर का भी नाम देगा. तो मैनेजर को देख के डायरेक्ट मैनेजर पे नहीं कर देना, डायरेक्टर पे कर आना. ठीक. हाउ मेनी कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कॉम्पोनेंट कितने हैं? 3, 5, 8, 2. अच्छा, लाइबा कह रही है 2. बाकी कंपोनेंट कितने हैं? 3, 5, 8, 2. शायद को 5, अब्दुल्ला ही 5. अच्छा, अब ये 5 वाले जो हैं वो तो सही हैं. अब ज़रा वो नाम बता देंगे ज़रा टाइप करके. देखें जो ये चीज़ समझ रहे हैं, चले नहीं खोले माइक में आपको ऐसी बताया था. जो ये समझ रहे हैं कि ये जो है वो अल्सर है. अल्सर बोले तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू. जो ये समझ रहे हैं कि ये अल्सर की बात हो रही है तो वो 100% गलत है. ठीक है. ये कंपोनेंट्स की बात हो रही है और ये जो हैं ये एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो कंपोनेंट्स हमारे पास 5 होते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, चेंजिंग इन इक्विटी होती है, कैश फ्लो होता है और हमारे पास नोट्स वाला जो होता है 5वां. ठीक है. ये 5 हमारे कंपोनेंट्स होते हैं. तो ये बात याद रखिएगा, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स में डिफरेंशिएट है. एसिड की डेफिनेशन याद रख लेना बहुत अच्छे से. और सेम एज इट इज़ 6 से 7 बच्चों के आए हैं. ये मैंने उनसे ही कंफर्म करा, देन उसके बाद मैंने ये लिखा है कि एसिड इज़ समथिंग दैट द बिजनेस ओन एंड कंट्रोल. कि एसिड जो है वो चीज़ होगी हमारे लिए जो बिजनेस उसका ओन भी करेगा और उस पर कंट्रोल भी करेगा. ठीक है. एसिड एनीथिंग दैट द बिजनेस ओन एंड कंट्रोल बट नॉट एज अ पास इवेंट. देखो पास इवेंट ये तो आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई कि एसिड को हम एज अ पास इवेंट भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. ये हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है. तो यहाँ पे नॉट एज अ पास इवेंट आ गई, जिसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. तो मेरी ओनली 1 इज करेक्ट.
लायबिलिटी की डेफिनेशन, देयर लायबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है। ये बुक की पूरी बुक की डेफिनेशन, और आई कैप भी यही देगा, बुक से ही देगा आई कैप भी बुक से बाहर नहीं आता। लायबिलिटी इज समथिंग ओड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स, कि बिजनेस के ऊपर जो है वो किसी का पैसा होता है, किसी की तरफ से पैसा होता है, वो उसकी लायबिलिटी होती है। या इसको आसान अल्फाज में इस तरह कह लें कि जैसे कि बिजनेस ने किसी से पैसा लिया, क्यों लिया भाई, बिजनेस को आगे रन करना था, तो वो क्या हुआ, वो लायबिलिटी हुई, सीधा सीधा उधार लिया आपने। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका भी बोथ आर करेक्ट। इक्विटी की डेफिनेशन है, इक्विटी इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट। अच्छा, रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या होता है, जो बकाया इंटरेस्ट होता है ना। कौन सा बकाया इंटरेस्ट, इन द बिजनेस में जो उसके एसेट्स होते हैं ना, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी कर दिया। इसका मतलब इसमें जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो लेस करने के बाद जो इंटरेस्ट बचेगा वो इक्विटी कहलाता है, वो रेजिडुअल इंटरेस्ट कहलाता है। अच्छा, एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है डिडक्टिंग ऑल इट्स करंट लाइबिलिटी। अगर करंट लाइबिलिटी दे तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, या करंट नहीं देता, फॉर सपोज वो दे देता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दे दे, तब भी ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि लायबिलिटी में हमें करंट और फिक्स दोनों देखनी होंगी। लेकिन यहाँ पे इसने सिंपल लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये करंट है या फिक्स है। इसका मतलब इसने सिंपल लायबिलिटी का ही कहा है, ठीक है। अगर करंट या फिक्स कहता तब ये जाके गलत होती, लेकिन इसने सिंपल लायबिलिटी कहा है, तो ये वाली करेक्ट है। इक्विटी इज ऑफन रेफर्स एज ऑनर्स कैपिटल इन सोल ट्रेडर बिजनेस। अब जो इक्विटी होती है वो सोल ट्रेडर बिजनेस में मालिक का कैपिटल होता है। क्या ये सही है, मतलब उसी से रेफर करता है। आंसर सारे शुभ होगा, बोथ करेक्ट। तो ये हमारा बोथ आर करेक्ट हो गया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अनदर नेम ऑफ इक्विटी इज नेट एसेट। अच्छा, याद रखिएगा, अनदर नेम ऑफ इक्विटी नेट एसेट होता है, अनदर नेम ऑफ इक्विटी कैपिटल भी होता है, ठीक है। ये दोनों नाम जो हैं वो इक्विटी के हैं, ये अच्छे से याद रखिएगा। तो ये भी हमारा बोथ आर करेक्ट। समटाइम एग्जामिनर आपको नेट एसेट पे कंफ्यूज करेगा और बहुत ज़्यादा करेगा। और चैप्टर नंबर 2 में वो सेटलमेंट नहीं लिखेगा, वो प्रॉप्ट लिखेगा, PROPT, ठीक है। वहां पे बहुत ज़्यादा बच्चा फंसता है। अच्छा, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी मीन्स कि एसेट इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ। अदर देन कंट्रीब्यूट फ्रॉम ऑनर्स, अदर देन डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम ऑनर्स, या बोथ आर करेक्ट, या नन ऑफ दिस। कुद्दूस ए लाइबा, अच्छा ये तो पहले वाले का, जी जी जी, इसका बताएं जल्दी से।